ट्रेडिंग मेरे लिए एक पॉकेट मनी है। अच्छा, बट पॉकेट मनी से आपका घर नहीं चलता। तो कोई दुबई में जाके हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, तो कोई प्राइवेट जेट में बैठ रहा है, तो कोई प्राइवेट यॉट में बैठ रहा है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, अगर नहीं तो प्लीज एडिट करा देना। तो इंडस्ट्री में इवन जितने आपको ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, उनके PNL मतलब आंखों से एक बार जा चुके हैं, और जो नहीं देखे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो कितना पैसा कमाता होगा एक इन्फ्लुएंसर? उनको 7 लाख मिले 5 वीडियोस के। 7 लाख रुपीज 5 वीडियोस। 7 लाख मिले 5 वीडियोस। 40 लाख का एक। 40 लाख रुपए की तो एक आदमी की जीवन की कमाई होती है, क्योंकि कितने लोगों की वो भी नहीं होती है। 40 लाख में लोगों की शादियां हो जाती है, घर खरीद लेते हैं। अगर हम 70 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं सर, सारे अच्छे भी रहते हैं, कुछ बिल्कुल तो ब्रोकर ने आपको क्रिएटर बनाया। इतनी हाई स्पीड ग्रोथ जब वहां थी तो स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत नहीं। है। एक्चुअली इसकी भी स्टोरी है। पहला ट्रेड भी बैंक निफ्टी था और आज सबसे बड़ा प्यार भी बैंक निफ्टी। मैं कभी कोई यूट्यूब वीडियो ऐसी नहीं देखूंगी, कभी कोई कोर्स ऐसा नहीं ज्वाइन करूंगी जिसमें स्ट्रैटेजी सिखाई जाए। तीसरा, मैं कभी IPO में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कंपनी बेसिकली कार की स्टीयरिंग बनाती है। हाँ। तो स्टीयरिंग बनाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजेदार बात क्या है, इंडिया में जितनी भी कार्स बनती है सबका वही बना रही है। स्टीयरिंग बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी है। सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बात की शुरुआत हो रही है। आज किससे बात करने वाले हम लोग? यूपी का सबसे बड़ा जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र से आई है छोटी सी लेकिन काम में बड़ी तनिषा गर्ग। तो तनिषा गर्ग काम क्या करती हैं? तनिषा गर्ग ट्रेडिंग करती हैं, तनिषा गर्ग इन्फ्लुएंसर हैं, तनिषा गर्ग ने जर्नलिज्म कर रखा है, तनिषा गर्ग ने इन्फ्लुएंसर्स को मैनेज करती हैं। तो बहुत सारे काम करती हैं, और इन सब के बिहाइंड द सीन समझेंगे हम लोग। ट्रेडिंग के भी बिहाइंड द सीन समझेंगे, जर्नलिज्म के भी बिहाइंड द सीन समझेंगे, इन्फ्लुएंसर्स कैसे पैसा कमाते हैं ट्रेडिंग के अलावा, या किसी भी तरह का इन्फ्लुएंसर हो तो वो कैसे पैसा कमाते हैं, इस बारे में भी समझेंगे। हाउएवर, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और शुरू करते हैं आज की बात। स्वागत है तनिषा आपका। बताइए कैसे पहुंच गई आप सोनभद्र से? दिल्ली में रहती हैं आप? गुड़गांव में? हाँ जी, गुड़गांव में। तो सोनभद्र से गुड़गांव कैसे? सोनभद्र से पहले तो मैं दिल्ली आई थी, मेरी यहीं पे ग्रेजुएशन और सारी कॉलेज की स्टडीज पूरी हुई। उसके बाद फिर गुड़गांव मुझे एक ऐसा हब मिला जहाँ पे स्टॉक मार्केट, इन्फ्लुएंसर्स, बेसिकली दिल्ली, मुंबई, ये ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हब है। और दिल्ली में मैं पहले 3 साल रह चुकी थी, तो एक कंफर्ट जोन था। और ऐसे करते तो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होना शुरू हुआ, और स्टॉक मार्केट ही क्यों, दूसरी कोई फील्ड क्यों नहीं? सर मतलब शुरुआत भी यही हो गई, और कहीं ना कहीं अब मेरे को लगता है अंत भी यही होगा कहीं, क्योंकि पहले मैंने जब जॉब ज्वाइन की तो स्टॉक मार्केट की कंपनी थी। पहली जॉब? हाँ जी। ओके। मेरा जस्ट 12th ओवर होने वाला था, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली। और मुझे स्टॉक मार्केट में उस टाइम तक इंटरेस्ट नहीं था, बट कंपनी थी, और वहाँ के जो बॉस थे वो डेली अपना, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, तो वो डेली अपना प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पे दिखा देते थे। और मैं स्कूल में थी उस टाइम, तो मेरे लिए बहुत टेम्पटिंग था कि यार डेली इतना बढ़िया नाश्ता कर रहे हैं तो बैठे बैठे। वहाँ पे क्लासेस चलती थी, मैं चुपचाप जाके धीरे से बैठ जाती थी कि यार क्या चल रहा है। मुझे लगा यहाँ से मैं भी सीख जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं गई उस कंपनी में तब तक वो एडवांस लेवल पे क्लासेस शुरू की। हाँ, फ्रेशर्स वाली क्लासेस बीत चुकी थी। तो पहले तो मेरा टारगेट बना कि यार काम तो करना है, साथ में यहाँ के मेंटर से दोस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, स्टॉक मार्केट सीखना है। वही सीखना है, क्योंकि ये शुरू से क्लियर था कि आज मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को पैसे चाहिए, इसलिए ताकि मैं सारी अंदर की चीजें समझ सकूं, कंपनी क्या वर्क कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को अपना ही बिजनेस करना है। तो ऐसा था कि यार मैं सीखूंगी भी और बदले में पैसे भी लूंगी। ठीक है। और वहाँ पे क्लासेस में फिर धीरे धीरे मेंटर्स को चार्ट भेज के उनसे दोस्ती की कि सर देखो मेरे को इंटरेस्ट है, आप मेरे को सिखा दो। मेंटर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेंटर्स पहले अपनी जॉब करते, फिर बच्चों की क्लासेस लेते, उसके बाद स्पेशली क्योंकि मुझे उनको बेसिक से पढ़ाना था, तो वो फिर मेरी रात में 12 बजे 1-1 बजे क्लासेस लेने लगे। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आई तो एक काफ़ी नोन ब्रोकर है, अच्छा, वहाँ से मुझे क्रिएटर बनने की अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, वो काफ़ी बड़े ब्रोकर थे, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थे कि भाई जो भी क्रिएटर आ रहा है उसको नॉलेज हो। तो ब्रोकर ने आपको क्रिएटर बनाया? हाँ जी, वीडियोस बनाइए? हाँ जी, उनके चैनल के लिए। अच्छा, उनके चैनल के लिए। तो वो भी बेचारे पहले 1-1 घंटा कॉल पे कि देखो बेटा मूविंग एवरेज ये होता है, अच्छा, कैंडल स्टिक ऐसे पड़ी जाती है, पहले वो सिखाते थे, उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाती थी। ओके। तो यहाँ से धीरे धीरे बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि
मुझे पैसे भी मिले और बदले में सिखाया भी गया। पहला ट्रेड कब लिया? पहला ट्रेड याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है। पहला 4,000 कब का लिया? लॉस किया था। 4,000 का लॉस? हाँ, उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा था। हाँ। और सैलरी कितनी थी उस समय? वैसे तो लड़कियों से सैलरी पूछ नहीं सकते, उम्र भी नहीं पूछ सकते, उम्र भी नहीं पूछ सकते, लेकिन वो पास्ट सैलरी है ना, करंट तो पूछ नहीं सकते। हाँ। उस टाइम सो मेरी फर्स्ट 8,000 लगी थी, बट विद इन 2 मंथ्स वो 16,000 हो गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो इतनी हाई स्पीड ग्रोथ जब वहाँ थी तो स्टॉक मार्केट में आने की जरूरत नहीं, एक्चुअली इसकी भी स्टोरी है। सैलरी जब मैंने कंपनी नई ज्वाइन की थी ना, मुझे उस टाइम कुछ भी वर्क का आइडिया नहीं था कैसे करते हैं, और 16,000 ही ऑफर हुई थी, बट मुझे तो काम आता नहीं था। तो मेरा एक दोस्त था, उसको सारे काम आते थे। मैंने बोला 8 तू रख, 8 मैं रखूंगी। अच्छा, यू डू दी वर्क। लेकिन फिर धीरे धीरे 1-2 महीने में ही मैं उससे सीख लेती, फिर उसने लीव कर दी तो वो सारे 16 मेरे। तो पहला ट्रेड कैसे हुआ, क्या हुआ? 4,500 4,000 का लॉस कैसे हुआ? 4,500 का लॉस यूं ही मैं अपने बॉस को देखती थी, यार डेली ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो उनको देखते देखते मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया, और पहले मैं कैश में कर रही थी, मुझे पता भी नहीं था फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कुछ होता है। अचानक से एक दिन मेंटर्स की आदत थी जो मुझे रात में क्लासेस देते थे, तो वो सुबह अपने कॉन कॉल पे कनेक्ट होते थे एंड दे यूज्ड टू ट्रेड। मैंने अचानक से एक बार मेंटर को एक कॉल में ला लिया कि सर ये डाउट है, तो वो उधर कॉन कॉल पे कनेक्टेड थे। तो मैंने बोला मैं भी आऊंगी, बोले आ जाओ। अब वो वहाँ ट्रेड लगा रहे थे, मैंने उनको बताया नहीं, बिकॉज उन्होंने मुझे मना कर रखा था। बट मैंने इधर बैंक निफ्टी की, उन्होंने शायद कॉल बाय की थी, मुझे सीईपी कुछ समझ नहीं आया, मैंने पीवाई कर लिया और वहीं 4,000। अच्छा, उन्होंने जो किया आपने उसका अपोजिट कर लिया, आपको कुछ पता भी नहीं, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था सीईपी कुछ होता है, मुझे लगा बस बैंक निफ्टी खरीदना है। और ये कौन से साल की बात है? ये होगी आज से करीबन 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात है। और 5 साल पहले और अब क्या डिफरेंस है? वो पहला ट्रेड 4,000 रुपए लॉस वाला, और बैंक निफ्टी था। हाँ। और आज सबसे बड़ा प्यार भी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी से प्यार है, क्यों भाई? सर एक वाइब मैच हो गई। सो बेसिकली मैंने स्टॉक मार्केट में अपने 3 नियम बना रखे हैं। ठीक है। पहला, बैंक निफ्टी इज माई पार्टनर, इसको छोड़ के कहीं जाना ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा, आज जो मैं स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में फॉलो कर रही हूँ, जब तक ये मार्केट में वर्क कर रही है, जो मुझे ऐसा बिलीफ है कि काफी सालों तक चलेगी, जब तक ये मार्केट है, तो मैं कभी कोई यूट्यूब वीडियो ऐसी नहीं देखूंगी, कभी कोई कोर्स ऐसा नहीं ज्वाइन करूंगी जिसमें स्ट्रैटेजी सिखाई जाए इंट्राडे की। अच्छा। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने वो देख ली तो मेरा ये स्ट्रैटेजी हिल सकते हैं, मेरा वो माइंडसेट हिल सकता है। तीसरा, मैं कभी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करूंगी। अच्छा, आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं कर। चलिए तीनों पे बात करेंगे हम लोग बारी बारी से। पहला कि बैंक निफ्टी ही क्यों? बैंक निफ्टी सिंगल सेक्टर इंडेक्स है, वॉलेटाइल होता है, बहुत मूवमेंट्स होते हैं, तो बैंक निफ्टी ही क्यों? मतलब क्या ऐसा स्पेसिफिक रीजन है कि बैंक निफ्टी में ही आपको ट्रेड करना? और अभी जो वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई हैं बैंक निफ्टी की, तो जब से आप ट्रेड कर रही होंगी तब से वीकली एक्सपायरीज रही होंगी, वो ऑब्वियसली है ना। तो अभी वीकली एक्सपायरीज खत्म हो गई, तो उससे क्या फर्क आया है और क्या अब माइंडसेट चेंज होगा आपका? ये दोनों बातों का जवाब दीजिए। डन। सो इसके लिए मुझे थोड़ी सी आपको स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। मैं शैंडिलियर एग्जिट यूज करती हूँ। जो शैंडिलियर एग्जिट, हाँ जी, एवरग्रेड का, जिनको यूज करना है, तो वो बेसिकली प्राइस एक्शन पे वर्क करता है। और अगर आप पहले का बैंक निफ्टी और निफ्टी कंपेयर करो, अगर अभी का भी अपन सिनेरियो छोड़ दे, तो जो फास्ट मूव बैंक निफ्टी में हमें दिखती है वो निफ्टी में इतनी ज्यादा नहीं थी। फर्स्ट रीजन। और मैंने जिस कंपनी में ज्वाइन किया था वहाँ का एक नारा था 15 मिनट काम, बाकी पूरा दिन आराम। अच्छा। तो वो एक माइंडसेट हो गया था कि मुझे भी यही करना है, मुझे आराम नहीं करना, लेकिन वो 15 मिनट का ही काम रहना चाहिए जो ट्रेडिंग का है। अच्छा। तो और ऊपर से आज जो आपने बोला कि अब चूंकि सिचुएशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स में कह सकती हूँ कि पहले अगर 100 पॉइंट्स कैप्चर हो रहे थे तो मे बी अब 70 पे आ गए, बट अभी भी मैं इस पे टिकी हुई हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैं कल ही बैठ के अपनी शैंडिलियर वाली स्ट्रैटेजी को निफ्टी पे बैक टेस्ट कर रही थी कि अगर इस पे करा जाए तो क्या से रहेगा। बट वहाँ पे आई गेस 10 में से 5 ट्रेड चले, और बैंक निफ्टी में अभी भी 10 में से 8 ट्रेड चले। और ये इवन मैंने इंस्टा पे शेयर भी किया है। नवंबर मंथ में मैंने अगर 12 ट्रेड लिए तो 2 स्टॉप लॉस सेट है, बाकी सारे ग्रीन। आपका ये शैंडिलियर इंडिकेटर काम कैसे करता है, कुछ थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे? यस, सिंपल है टूल, प्राइस एक्शन पे वर्क करता है, बाय सेल लिख के आ जाता है, और इसमें मैं ATR रेंज होता है, एवरेज ट्रू रेंज, जो वोलेटिलिटी और जो प्राइस में मूवमेंट्स और गैप्स आती हैं कई बार, उसको मिक्स करके ये रेंज अपने आप आपको प्लॉट कर देता है। अच्छा। तो इसकी रेंज को मैं छोटा रखती हूँ क्योंकि इंट्राडे है, तो ATR पीरियड को 1.83। तो आपको नहीं लगता है जब सब लोग यूज करने लगेंगे तो लॉस होने लगेगा सेम स्ट्रेटेजी में? इसलिए आई ट्राई
टू अवॉइड, बट ठीक है, स्ट्रैटेजीज सर देखा जाए तो लाखों स्ट्रैटेजीज है ना। कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी है जिसमें एक्चुअली ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट कई बार हमारी साइकोलॉजी ऐसी रहती है जो हम चाह के भी ना ही सिखा पाएंगे और वो सामने वाले की खुद ही डेवलप होती है। तो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या साइकोलॉजी? रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल्स फॉलो करना, रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। करेक्ट, ठीक है, मतलब मर्सीलेस होना। चलिए, तो हम अपने दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि आप स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखेंगी। बिकॉज पूरे 2 साल मैंने ये गलती की है, कभी पिवट पॉइंट्स लगा के कोई स्ट्रैटेजी, कभी कैमरीला 920 925 उल्टा पुल्टा, ऐसी 10 स्ट्रैटेजी आपने यूट्यूब पे देखी होंगी। ठीक है, मैंने भी देखी थी, मैं सारी फॉलो करने लगी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं एक स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं करती थी तो लॉस हो जाता था। ठीक है, तब मेरे मेंटर ने मुझे गाइड किया कि आपकी स्ट्रैटेजी भले ही हो सकता है स्टॉप लॉस कराती होगी, लेकिन आप एक बार उसी पे विश्वास करके फॉलो करो। बिकॉज वही है सर, गेम यही है कि आपके अगर 10 ट्रेड हैं, अगर आपके 5 पे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने रिस्क 100 का लिया और टारगेट 200 का लिया है, तो अल्टीमेटली यू विल बी इन प्रॉफिट। मैं जब आपसे बात करने आ रहा था तो मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे थे। हाँ। तो एक बड़ा क्यूरियस सवाल मेरे मन में आया, चूंकि मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, तो सवाल ये है कि ट्रेडिंग करने से पहले मेकअप करना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि आपके कई सारे वीडियोस में देखा कि मैंने मेकअप कर लिया है, अब ट्रेडिंग करने जा रही हूँ, ऐसे क्यों? चलिए, जोक था, मजाक था। हाउएवर, वापस आते हैं हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर। तो इन्फ्लुएंसर बनने का ख्याल कहाँ से आ गया और क्यों आ गया? सो बेसिकली एक चीज सर मैं ऑडियंस को भी क्लियर करना चाहूंगी कि ट्रेडिंग मेरे लिए एक पॉकेट मनी है। अच्छा, बट पॉकेट मनी से आपका घर नहीं चलता। अच्छा, right? मतलब आपका करियर साइड इनकम आप उससे कर रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब वो ऐसी इनकम है जो आज आएगी तो भी मैं ठीक हूँ, नहीं आएगी तो भी उससे मुझे कोई फर्क नहीं। तो मतलब आप ये क्लेम नहीं कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ी ट्रेडर हूँ या बहुत कुछ, मैंने ट्रेडिंग से बहुत कुछ कमा लिया है? ट्रेडिंग से मैंने अपनी कंपनी जो फॉर्म की वो कमा लिया है। बिकॉज हमारी कंपनी है पहचान मीडिया, जहाँ पे पूरी ट्रेडर इन्फ्लुएंसर्स, ट्रेडर क्रिएटर्स, जितनी बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्रेडिंग फील्ड में, वो सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पर, यानी कि सबके जो बैकएंड वाली बात है, सारे इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडर्स के बैकएंड वाली बात। हाँ। तो बेसिकली आप करते क्या हो? मतलब कि ठीक है, ये तो इन्फ्लुएंसर, तो आप इन्फ्लुएंसर्स को देखते देखते बन गए, चलो ठीक है, इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं तो हम भी बन जाते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट भी था कि हम इनको मैनेज कर रहे हैं, हम अपना एक एक्सपेरिमेंट कर लें, अपने ऊपर कर लें कि जो चीज़ वर्क कर रही है वो हम उनको रिकमेंड कर देंगे, जहाँ पे हमको लगता है यार यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं, ताकि उनको उस चीज़ से बचा लें। ठीक है, तो एक कंपनी ने आपको ऑफर किया कि आप उनके बिहाफ पर इन्फ्लुएंसर बन जाओ, और वहां से आपने अपना यूट्यूब चैनल वगैरह, आपने अपना नहीं स्टार्ट किया था ना उस समय? उन्हीं के यूट्यूब वगैरह पर एक इंस्टा पेज बनाया था, बट हार्डली शायद 3-4 रील्स होंगे उस टाइम। अच्छा, 3-4 रील्स आपने बनाए। अब आते हैं कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं। अभी तो इतने रील्स देखने के लिए मिलते हैं इंस्टाग्राम पे, तो कोई दुबई में जाके हेलीकॉप्टर में बैठ रहा है, तो कोई प्राइवेट जेट में बैठ रहा है, तो कोई प्राइवेट यॉट में बैठ रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर्स क्या एक्चुअल में सीरियसली वो कमा लिए हैं, या ये जो 20-22 साल 25 साल के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो एक्चुअली में उन्होंने उतना कमा लिया है, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि ये शो ऑफ्स हैं, क्या है? वैसे सॉरी डियर इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी है, कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ का हमें बैक एंड स्टोरीज पता चल जाती है। एक हार्श रियलिटी मैं शेयर करना चाहूंगी विदाउट टेकिंग एनी नेम। स्पेशली दुबई की जो आपने कहानी सुनाई, क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नॉट अबाउट दैट मार्केट कि बिटकॉइन तेजी से बढ़ रहा है, वो तो बढ़ ही रहा है, साथ में आज अगर कोई इंडियन ब्रांड है, अगर वो आपको 100 रुपए ऑफर कर रहा है ना, आप अगर क्रिप्टो की डील लोगे तो आपको 500 दे रहा है। अच्छा, सो दिस इज हार्श रियलिटी बोल लीजिए, मे बी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी इसके। तो वो 500 अगर वहां मिल रहा है, अब इंडिया में काफी लीगैलिटीज के चक्कर हैं, तो कहीं ना कहीं दुबई की तरफ रुझान ज्यादा है, क्योंकि वहां पे टैक्स का इशू नहीं है, और क्रिप्टो इजीली एक बड़ा हब हम कह सकते हैं दुबई को। दूसरा, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, अगर नहीं तो प्लीज एडिट नहीं, कहना चाहिए, कहना इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए हार्श रियलिटी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के समय में ये बड़ा मुश्किल हो गया है एक ट्रेडर को डिफरेंशिएट करना कि कौन सा इन्फ्लुएंसर सही है और कौन सा गलत है। सर, तो कम से कम हम एक आइडिया तो लगा सकते हैं। बड़ी गाड़ियां रेंट पे उठाई जाती हैं। अच्छा,
और फिर उसमें बैठ के दिखाया जाता है कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ। स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ। ताकि वो प्लेटफॉर्म भी प्रमोट हो जाए, उसकी ब्रांड के पैसे भी हमें मिल जाए। हाँ, हाँ। और गाड़ी तो रेंट पे चली रही है। ठीक है, तो 6 महीने बाद गाड़ी बिक भी जाती है अपने बिक भी जाती है। अच्छा, बिक भी जाती है, ठीक है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग के बाद मल्टीपल वीडियोस देखते हैं, कुछ वीडियोस बहुत फैसिनेटिंग होंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होंगे जिनकी बैक एंड पे लाइफस्टाइल कैसी होगी वो शायद दिखाना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, जो ये मेरे बैक एंड पे लाइफस्टाइल क्या है, ये किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। करेक्ट। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमको कौन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो करना चाहिए और कौन से इन्फ्लुएंसर को फॉलो नहीं करना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप बैकएंड से आप सबको जान रहे हैं, आपको सबको पीछे बिहाइंड द सीन पता है कि कौन कैसा है, आप सबसे बात कर रहे हो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर से, तो कैसे आपको कैसे पता लगता है कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि जब आप डील करते होगे तो आप ऑब्वियस सी चीजें मॉनेटरी डील्स करते हो। एक चीज हमारी कंपनी की यूएसपी रही है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सेलिंग कोर्सेज, एडवाइजरी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स के। इवन अगर उनका कभी पीआर कराना है और कोई बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, तो सबसे पहले हम इन्फ्लुएंसर को ऑनबोर्ड तभी करते हैं जब हम उनका पीएनएल खुद देख लें अपनी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इंडस्ट्री में इवन जितने आपको ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, मैक्सिमम के पीएनएल मतलब आंखों से एक बार जा चुके हैं, और जो नहीं देखे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अगर पीएनएल नहीं देखा है तो और एक इंडिविजुअल, एक आम बंदा, एक कॉमन मैन जो हमारी वीडियो देख रहा है, वो कैसे पहचाने कि देखिए पीएनएल हो सकता है कि कोई हो सकता है नहीं दिखाए आपको, करेक्ट, इट मे बी कि वो उसकी पर्सनल चीज है, मे बी कि दिखाए नहीं दिखाए, तो अब हर इन्फ्लुएंसर तो अपना पीएनएल दिखा नहीं रहा है, तो आम कॉमन मैन कैसे पहचानेगा कि ये इन्फ्लुएंसर को मुझे फॉलो करना है और इस इन्फ्लुएंसर को नहीं फॉलो करना है? अच्छा, कुछ पैटर्न्स हैं, आई डोंट नो वेदर यू विल बिलीव और नॉट। सर, अगर आज मैं एयरपोर्ट पे चलते चलते वीडियो बना दे रही हूँ, बिल्कुल गाड़ी में एग्जाम लेट की वीडियो बना रही हूँ, अचानक से अगर मैं किसी स्टॉक की वीडियो बना रही हूँ स्पेसिफिक, वो हाईली एडिटेड है, बिल्कुल प्रॉपर HD कैमरा यूज किया गया है, तो अब आप इसको क्या समझेंगे? अच्छा। इसके आगे अब मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूंगी इस पे। हाँ। जनता बहुत ज्यादा समझदार है कि ठीक है, मतलब हमको एक डिफरेंशिएशन हमारे मन में आना चाहिए। काफी क्लैरिटीज है, आप खुद देखिए ना, मतलब मैं बिल्कुल कैजुअल आपके साथ बैठी हूँ और इतने में बोलूँ अरे सर 1 मिनट एक रील शूट कर लेती हूँ, है ना। दिन में मेरी 3 से 4 रील जा रही हैं, अचानक से अगर मैं किसी भी इस सपोज ग्लास की मेरे को तारीफ करनी है, तो बिल्कुल मेरा एडिटर प्रॉपर उस रील को एडिट कर रहा है, कैमरा बिल्कुल ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, तो 10 में से वो एक रील ऐसी क्यों है? अच्छा, तो ये डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे बहुत ज़्यादा इसके बारे में। करेक्ट। अच्छा, अब बात करते हैं कि एक बार अगर मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब आता है सबके मन में यार कि सबको, देखिए पिक्चर देखते हैं हम अमिताभ बच्चन की, तो हम हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि एक पिक्चर में तो हम भी काम कर लें, है ना। तो अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसा रास्ता पकड़ते हैं कि जहाँ पर वो फेक फॉलोअर्स या फेक सब्सक्राइबर्स या ऐसा कुछ इंक्रीज या इन्हेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्या ऐसा होता भी है मार्केट में? ये रियलिटी है या बस ये कहने वाली बातें हैं? डेफिनेटली होता है। हमने बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, बट व्यूज के नाम पे कुछ भी नहीं। कई बार व्यूज भी खरीदे जाते हैं। अच्छा। बट उसका भी डिफरेंशिएशन बहुत इजीली किया जा सकता है। जब भी आप फेक फॉलोअर्स पैसे देके इंक्रीज कराते हैं, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपके बल्क में फॉलोअर्स कम होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब आई वोंट टेक नेम, हमारे क्लाइंट थे, उनके 1 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर थे। अचानक से मैं सुबह उठी, मैंने बोला 4 लाख फॉलोअर कैसे हो गए? मतलब ऐसी कौन सी पब्लिसिटी मिल गई? ओवरनाइट 1 लाख से 4 लाख हो गए। लेकिन उसके बाद का जो उन्होंने स्ट्रगल पीरियड देखा है, मतलब टुडे आल्सो ही एक्चुअली रिग्रेट कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, बिकॉज सर 4 लाख से ना ही वो आपको बिजनेस आने वाला है, वो तो डमी अकाउंट्स हैं, है ना, AI जनरेटेड अकाउंट्स होते हैं, बिल्कुल डेड। और उसके बाद 1 साल बाद फॉलोअर्स बल्क में कम, मतलब एक दिन में हमने 10-10 हज़ार फॉलोअर्स कम होते हुए देखा है। अच्छा। और 2 साल तक उनका अकाउंट बिल्कुल डेड की सीमा पे। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको बनना है इन्फ्लुएंसर, बहुत अच्छी बात है। ऑडियंस भी बहुत ज्यादा समझदार हो गई, उनको समझ आता है कि यार 1 लाख अगर आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके 10-20 व्यूज आ रहे हैं तो क्या चल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उससे आपके पैसे भी गए, आपका वो जो अकाउंट हो सकता था, आपकी ऑर्गेनिक वीडियोस से जो ग्रो हो सकता था, वो भी वहीं रुक जाएगा।
अब आते हैं हम लोग कमर्शियल्स पे। कितना पैसा कमाता होगा इन्फ्लुएंसर? मतलब एक तो हो गया कि क्योंकि फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर्स आपके पास ज़्यादा हैं, तो कितना पैसा कमाता होगा एक इन्फ्लुएंसर? देखिए मैं तो अपनी वीडियोस में लोगों को बता देता हूँ, मतलब मैं अगर किसी को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं तो खुले बताता हूँ अपनी कम्युनिटी में कि भाई देखो यहाँ से पैसा मिला है तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लियरली बड़ा हार्श बोलता हूँ कि भाई पैसा मिला हुआ है मैं प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं मिला है तो नहीं करूँगा प्रमोट, मैं तो नाम लेना पसंद नहीं कर रहा हूँ। तो कितना कमा पाता होगा एक 10,000 सब्सक्राइबर वाला इन्फ्लुएंसर, 50,000 सब्सक्राइबर वाला इन्फ्लुएंसर, या लाख सब्सक्राइबर? कैसे कमाता है? एक तो यूट्यूब से पैसा मिलता है डायरेक्टली, तो यूट्यूब से कितना पैसा मिलता है, दूसरे ब्रांड्स भी आते हैं तो उनसे कितना पैसा मिलता है, क्या इसके पीछे भी कोई रेगुलेशन है या कोई स्टैंडर्ड है, या कैसे ये करते हैं आप लोग? सो फाइनेंस में पहली चीज़ हम बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांड्स लेते हैं, स्पेशली ट्राई करते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हो, उन्हीं ब्रांड्स को हम क्रिएटर्स तक पहुंचाएं। कई बार डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं तो उसमें हमारा फिर हम इंटरफेरेंस हटा लेते हैं। अब ब्रांड पे आजकल स्पेशली अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो ब्रांड स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब नंबर्स आजकल मैटर करते ही नहीं। रिसेंटली मैं एक इवेंट में गई थी, उनके 40,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। अब आपने रील देखी होगी कि 40,000 सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर्स हैं, तो कितना मैक्स टू मैक्स 20,000 25,000। उनको 7 लाख मिले 5 वीडियोस के। 7 लाख रुपीज 5 वीडियोस? 7 लाख मिले 5 वीडियोस। तो ये ब्रांड ने डायरेक्टली पे किया है या किसी के? ब्रांड ने डायरेक्टली पे किया है। अच्छा, ऐसा क्या देखा होगा ब्रांड ने जो 7 लाख रुपीज दिया होगा? सर ऐसा क्या देखा होगा, ब्रांड ने नहीं, क्रिएटर ने ब्रांड में देखा है। अच्छा, डब्बा ट्रेडिंग बेसिकली जिसको हम कहते हैं। ओके, मतलब उन्होंने नॉन रेगुलेटेड चीज को प्रमोट किया। एग्जैक्टली। तो फाइनेंस में स्पेशली ये चीजें हो गई जो हमको बिल्कुल बचना चाहिए, बिकॉज आजकल सीबी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और खुद के भी कुछ एथिक्स होते हैं। बट अगर कोई इस तरीके के ब्रांड्स हैं जो इलीगल हैं, जिससे रिटेलर्स ट्रैप होने वाला है, वहाँ पे मैटर ही नहीं करता कि आपके क्या फॉलोवर हैं। बिल्कुल, एक सेल्फ एथिक्स तो होना चाहिए। एक होता है रेगुलेटर और दूसरा होता है सेल्फ रेगुलेटर। कि एक तो रेगुलेटर रेगुलेट कर रहा है, एक तो कानून बना हुआ है कि भाई आप हत्या कर दोगे तो फांसी की सजा हो जाएगी। दूसरा सेल्फ रेगुलेटर, यार हत्या करना पाप है। ये जो स्लोगन है कि हत्या करना पाप है, ये तो सेल्फ रेगुलेटर हुआ है ना, कि नहीं करना है, बचपन से यही सिखाया गया है। तो हमारे एथिक्स कुछ ना कुछ तो ऐसे होने चाहिए कि कब किस सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं है। हाँ, ये बॉलीवुड वाले इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भले ही हैं जो केसर के एडवर्टाइजमेंट के नाम पर गुटखे के एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, बट एज अ यूट्यूब क्रिएटर या एज अ इंस्टाग्राम क्रिएटर हमको कहीं ना कहीं अपने एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे सर सबसे बड़ी बात, आपका हार्ड अर्न मनी इन्वॉल्व है। हाँ। आज आपको भी पता है सर, डब्बा ट्रेडिंग जैसे जो एप्स हैं वहाँ पे आपके फॉलोवर्स का नहीं होने वाला फायदा। अल्टीमेटली आपका फॉलोवर लूज ही करेगा। इससे बेटर मैं कहती हूँ यार कोर्स ही लॉन्च कर लो आप, उसी से पैसे कमा लो, है ना। कम से कम आपका जो ऑडियंस आपको पैसा दे रहा है वो यूटिलाइज तो करेगा। डब्बा ट्रेडिंग प्रमोट करके आपने लाखों खींच लिए, लेकिन वो तो एक्चुअली लूज ही कर गया ना। ले आपका व्यूअर आपके ऊपर ट्रस्ट भी तो करता है। Exactly. और आप उसको प्रमोट क्या कर रहे हैं। तो आपके पास आते हैं ऐसे एप्स या ऐसे लोग जो नॉन रेगुलेटेड हैं और अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं? बहुत आते हैं, मतलब वीक में 1 से 2 ब्रांड हमको ऐसे अप्रोच कर ही देते हैं। तो फिर कैसे आप उनको डील करते हैं? डायरेक्टली सर हाथ जोड़ के सीधा नहीं कर देना है, नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत मल्टीपल तरह के कोर्सेज भी सेल करते हैं। करेक्ट। उनमें से कुछ लोग भाई ट्रेडिंग करते हैं, नहीं करते हैं, हम उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहते हैं। मैं कोर्स की प्राइसिंग की बात करना चाहता हूँ। तो कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक के कोर्सेज आपने देखे हैं मार्केट में? 9 रुपए का कोर्स। 9 रुपए का कोर्स? अच्छा। 9 रुपए के कोर्स से मैंने 3 लाख तक देखा है। हाँ। 9 रुपए बेसिकली 9 रुपए 99 रुपीज कुछ इस तरीके के जो होते हैं, बेसिकली ये फनल क्रिएट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बुरे होते हैं, बट आप सोचो सर कोई 9 रुपए का आपको कोर्स बेच रहा है, आपको लगता है वो आपको बहुत दिल से पढ़ाने के लिए कि अरे नहीं ये तो फनल क्रिएट होता है, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस चीज है ना। इसमें भी ज्वाइन करना बुरा नहीं है, आपको भी एक्सपोजर मिल जाता है ना। एक काइंड ऑफ आपको डेमो मिल जाता है कि भाई 99 रुपए में हमें एक डेमो मिल गया। बट आप ये समझ के जाओ कि आप 99 दे रहे हो इस चीज के कि आपको एक डेमो चाहिए था। हाँ,
ये समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इस चीज में चले जाते हैं, अरे 99 रुपए में कोर्स मिल रहा है यार, सीख लेंगे। बाद में फिर उनको पता चलता है अच्छा अब 25,000 देना है, तब असली में सिखाया जाएगा। और मैक्सिमम कितने रुपए कोर्सेज होते हैं? मैंने 3 लाख तक का देखा है, जो मैंने पर्सनली अटेंड किया है। अच्छा, अटेंड भी किया है? नहीं, मैंने पैसे नहीं दिए। अच्छा, पे नहीं, आपको तो ऐसे ही एक्सेस मिल गया हो गया। हाँ। तो क्या डिफरेंस होगा ऐसे डिफरेंशिएशन में बताइए कि क्या कोर्स के अमाउंट और कोर्स के कंटेंट में सीरियसली डिफरेंशिएशन होता है या नहीं होता है? जो आप देखोगे अगर लैक्स में पे किए जाते हैं, मैं ट्रेडिंग और फाइनेंस में ही रही हूँ तो मैं उसी के स्पेसिफिक बता सकती हूँ। तो लैक्स वाले में यूजुअली एक ये बेनिफिट हो जाता है कि हमको रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है, बिकॉज जो मेंटोर्स होते हैं वो हमको साथ में बैठ के ट्रेडिंग सिखाते हैं। ठीक है, करेक्ट। लेकिन मुझे लगता है ये जो 9 रुपए 99 रुपए ये जो कोर्सेज रहते हैं, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हो, अगर आपको बिल्कुल बिगिनर वाला सीखना है ना लेवल, तो आप जाओ। अदरवाइज वहां पे आपको सिखा देंगे अच्छा हैमर इसको कहते हैं, डोजी है इसको बनाना कहते हैं, जो यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हाँ। उसके बाद आपको बोलेंगे अब आप हमारा बड़ा वाला कोर्स ज्वाइन करो, तो कराएंगे। अच्छा। तो वो अब इस स्टेज पे मुझे थोड़ा चीप लगता है। अच्छा, मतलब ये कोर्सेज में सर मैं ना आपको एक स्टोरी बताती हूँ। अभी बहुत रिसेंट की बात है। एक ना दोनों इंडियन इन्फ्लुएंसर हैं। हमने उनका मतलब कनेक्टेड थे, थोड़ा बहुत देखा। गोवा में यॉट पे ले जाके अच्छा कोर्स सिखाते हैं। अब आप इमेजिन करो कितने का होगा कोर्स, एक कोर्स। यॉट पे ले जा रहे हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए और सोचो, और 10 लाख? नहीं, उससे भी ज्यादा या कम? नहीं, ज्यादा 10 लाख रुपए से ज्यादा क्या? 40 लाख का एक कोर्स। 40 लाख रुपए की तो एक आदमी की जीवन की कमाई होती है, क्योंकि कितने लोगों की वो भी नहीं होती है। 40 लाख में लोगों की शादियां हो जाती है, घर खरीद लेते हैं। 40 लाख। मुझे इतना पता है कि मेरे पापा लाइफ टाइम गवर्नमेंट जॉब किए और 2011 में रिटायर हुए, तो शायद उनको यही 40-45 लाख रुपए मिले थे। बस एक बार में पापा के सारे पैसे यॉट पे भाई साहब ले जाके पढ़ा रहे हैं। अब इस 40 लाख एक जो कोर्स बेच रहा है बंदा, इसको एक दूसरा इन्फ्लुएंसर मिला, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, मतलब ओबामा और पता नहीं किनके किसके साथ पिक्चर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छा। इन्होंने बोला कि भाई मैं अपना एक कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ और इसमें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, तुम भी लगाओ पैसे। अच्छा। तुम्हारे फॉलोअर्स को भी लगाए पैसे। ये जो खुद 40 लाख का बेच रहा है, ये जो सबको टोपी पहना रहे हैं, ये लग गए भाई कि मैं एकदम कॉइन में इन्वेस्ट करूंगा, अपने आसपास फॉलोअर्स को एकदम जोर जोर से कि 1.5 मिलियन वाले के साथ। हाँ, प्रमोशन शुरू। अच्छा। अब ये करोड़ों लेके आज अता ही पता नहीं है कहाँ बैठे हैं। 1.5 मिलियन वाले गायब हो गए। गायब। तो समझ रहे हो, जो सबको टोपी पहना रहा था आज खुद टोपी पहन लिया। ठीक है, वो कर्मा रिटर्न्स ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन हाउएवर हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जब क्यों हमको क्या यॉट पे बैठ के पढ़ना ज़रूरी है, या वो फीस यॉट की है या कोर्स की है? सही बात है। अगर कोर्स हमको करना भी है तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी करना है तो हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, बट दैट शुड बी अ सिंपल प्लेस ना, कि गोवा में जाके या बैंकॉक में जाके ही कोर्स क्यों करना है? तो कौन कौन से कंट्रीज में लोग ले जाके कोर्सेज करवाते हैं और कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे हैं? सबसे फेमस तो दुबई है इसमें। हाँ। उसके अलावा मलेशिया जैसी जो कंट्रीज हैं, थाईलैंड हो गया, इस टाइप की कंट्रीज में आपको बिल्कुल कोर्स वही पढ़ाया जाएगा कि अच्छा डाओ थ्योरी इसको कहते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। थोड़ा वाइब अच्छी हो जाती है। वाइब्स अच्छी हो जाती है। आप एक तरीके से समझ लो आप लाखों देके टूर पे चले गए हो। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेडर को या इसी के बहाने एक बहाना मिल गया कि चलो इसी बहाने बैंकॉक घूमे आते हैं। क्योंकि डायरेक्टली तो बैंकॉक घूमने जा नहीं सकते, बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कोर्सेज हैं, सब कुछ है, हाउएवर हमको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमारे खुद का भी हमारा एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं और हम क्या खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब वापस से आते हैं इन्फ्लुएंसर्स वाली बात पे कि एक स्टॉक मार्केट का इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, 2 तरह के इन्फ्लुएंसर्स हो गए, एक जो अपनी लाइफस्टाइल पूरी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और दूसरा जो कि प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है कि ये कंटेंट है मेरा, इस कंटेंट को देखो, समझो, सीखो। 2 तरह के इन्फ्लुएंसर्स हो गए। किसको ज़्यादा पैसा मिलता है ब्रांड्स की तरफ से? सर, हार्श रियलिटी है। हाँ। मुझे लगता है वो जो फ्रॉड वाले। अच्छा, क्यों? हाँ, क्योंकि सर जो रियल वाले रहते हैं ना, वो कभी ऐसे आलतू फालतू ब्रांड्स को एंटरटेन करते ही नहीं। आज अगर हम 70 क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं सर, सारे अच्छे भी रहते हैं, कुछ बिल्कुल बीप लगा देना यहाँ पे, तो
बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो जेन्युइनली मार्केट को समझते हैं, कोर्सेज भी है, एडवाइजरी भी, सारे प्रोडक्ट्स हैं। सर देखो, आज अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके भरोसे तो नहीं रह सकता। ऑब्वियसली उसको अगर इतने वर्टिकल्स और मिल रहे हैं तो सबको एक्सप्लोर कर रहा है, दैट इज फाइन। आपको यहीं से समझ आ जाएगा सामने वाला क्रिएटर कौन से ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि ये जेन्युइन है। हाँ, कि वो से भी रजिस्टर्ड ब्रांड्स बट जैसा मैंने आपको बताया, जो लीगल ब्रांड्स होते हैं वो एक्चुअली जो डिजर्विंग अमाउंट है वही पे करते हैं। अच्छा। लेकिन जो ऐसे डब्बा ट्रेडिंग तो वो 40,000 वाले को भी 7 लाख पे कर देते हैं। एक कोई सा नोएडा वाला कुछ ऐसा स्टोरी बता रहे थे, वो क्या है? अभी रिसेंटली वो बहुत ज्यादा वायरल हुए हैं। आई वोंट टेक नेम, मतलब ऑडियंस कमेंट में गेस कर सकती है। तो रिसेंटली उनके मिलियन टच हो गए इंस्टाग्राम पे, और 30,000 लिया उन्होंने एक दिन के सेमिनार का। अच्छा। मैं उनके सेमिनार में गई। अब उनकी स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। मतलब आप एक 10 सेकंड में क्लिक कर लोगे। 30,000 रुपए आपने देके सीखा या किसी ने भी देके सीखा, हम कम से कम फ्री में तो सीख लें। अगर आज बैंक निफ्टी 53,000 पे क्लोज हुई है, कल अगर 53,100 पे 9:15 पे ओपन हुई तो आप कॉल बाय कर लीजिए। अच्छा। 200 पॉइंट का आपका टारगेट है। ठीक है। 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस। ठीक है। और वहीं 53,000 पे क्लोज हुई है, अगर 52,900 मतलब बेसिकली उसके नीचे ओपन हुई है तो आप पुट बाय कर लीजिए। 200 पॉइंट का आपका टारगेट है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अच्छा। ऑडियंस ने बोला, जो वहाँ पे सीखने आए थे, कि सर दिखाओ, ये तो बहुत सिंपल हो गई, बैक टेस्ट करके दिखाओ। 22 ट्रेड दिखाए, उसमें से 15 स्टॉप लॉस। तो क्या वो पहले से प्रिपरेशन नहीं करके आए थे क्या? 30,000 रुपए फीस लिया था तो? सर प्रिपरेशन वो की जाती है जब आपको एक्चुअली समझ आ रहा हो ट्रेडिंग। अब जब हम अचानक से वायरल हो गए, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, ये बोल के, तो आप कितनी भी प्रिपरेशन कर लो, ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। जो बंदा 30,000 दे के आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आप ही की क्लास ज्वाइन करे। बिल्कुल सही है। उसने 10 जगह ठोकरें खाई हैं, तब आपके पास 30,000 दे रहा है एक दिन का। बिकॉज इंडिया में एवरेज सैलरी 25,000 के आसपास। जी हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ एक दिन में 30,000 दे रहे हैं। तो उसके बाद तो भाई पसीने, अरे कोल्ड ड्रिंक मंगा दो, च्युइंगम मंगा दो, नींद आ रही है, ये है वो है। अच्छा, एक ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखे हैं जो पतपड़े शुरू हो रहा है, उसके बाद डांस वांस आके कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये तो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया कि हम एज अ ट्रेडर या हम एज अ लर्नर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, हमको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। वापस आते हैं हम लोग ट्रेडिंग पर। तो आपने सबसे पहला क्या सीखा? कैंडलस्टिक सीखा या क्या सीखा, या इंडिकेटर सीखा, कैसे सीखा? एक बुक है स्टीव नाइसन की, जापानीज ट्रेडर है वो, और अच्छा। उनकी बुक पहले मैंने रीड की थी पूरी। अच्छा, पूरी बुक पढ़ी? हाँ, इवन इनकी ही कुछ बुक्स हैं, अब मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज कुछ बड़े लोगों ने वो बुक्स हटवा दी, क्योंकि एक्चुअली उससे पैसा बन रहा था। अच्छा। हाँ जी। बट उस टाइम आई वॉज लकी कि मुझे वो बुक मिल गई, और उन्होंने पूरा बेसिक से कैंडलस्टिक कवर किया था, तो पहले मैंने वो रीड किया। उसके बाद जिस कंपनी में वर्क कर रही थी, वहाँ पे मैंने बोला कि यार आप लोगों को भी अपना कोर्स लॉन्च करना है, एक काम करो, ये जितने ट्रेडर है ना मार्केट में, सबका कोर्स खरीद के मेरे को दे दो, मैं सबका पढ़ लूंगी। अच्छा। और आपके लिए कोर्स बना के। अच्छा, ये किया है आपने? हाँ। तो कितने लोगों के कोर्सेज देखे होंगे आपने? आई गेस 7 लोगों के। 7 लोगों के आपने कोर्सेज देखे हैं? बहुत लिमिटेड इन्फ्लुएंसर्स थे उस टाइम पे, अब काफी बढ़ते जा रहे हैं। तो जितने बड़े मतलब बाय गॉड्स ग्रेस दे आर एक्चुअली नाइस, आई रियली रिस्पेक्ट देम, और काफी अच्छे से। तो आपने किताब पढ़ी, आपने बोला कि वो बुक आपने पढ़ी, उस बुक में कैंडलस्टिक पैटर्न था। Yes. और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा होगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाते हैं। तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में? क्योंकि पैटर्न्स तो वही हैं भाई, आपको कोर्सेज डिफरेंट थे, किसी के इंडिकेटर्स पे थे, किसी के स्विंग ट्रेडिंग पे थे। एक बहुत अच्छा सेशन था जो पूरा फंडामेंटल के ऊपर बताया गया था, तो वो हमने अलग अलग टॉपिक्स के कोर्सेज खरीदे थे, ताकि सारे डोमेन्स कवर हो जाए और हम उसका एक कंपाइल करके बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कर सकें। उससे पहले मेंटर्स की भी क्लासेस मेरी स्टार्ट हो गई थी, जो उस कंपनी में थे, तो काफी सारी बेसिक चीजें वहां से क्लियर हो गई थी। बेसिक। तो आप आईपीओज में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? आपने बोला कि मैं आईपीओज में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगी, तो ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी आईपीओज के साथ? वैसे अभी रीसेंट डेटा नहीं है, कुछ मंथ्स में, अभी आई गेस लास्ट मंथ में ही काफी आईपीओ आ गए, बट एवरेज देखा जाए तो 38+ आईपीओज हैं, 20 से ज्यादा फ्लॉप है। और सर आप एक चीज नोटिस करना चार्ट्स में, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं ट्रेडिंग के बारे में, अगर आईपीओ
400 टाइम्स भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। एक वो बड़ी कैंडल अच्छी बना देगा बट उसके बाद काफी ज्यादा फॉल दिखता है। पहला रीजन ये। दूसरा, मैं ऑपरेटर के हाथ से कुछ भी नहीं लेना चाहती। ऑपरेटर, अब ये इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ दिया है इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑपरेटर के हाथ से आप कुछ भी नहीं लेना चाहते, मतलब आपको लगता है आईपीओ ऑपरेटर्स द्वारा ऑपरेट होते हैं? ऑपरेटर्स, प्रमोटर्स, बेसिकली वहां पे तो अब पब्लिक को दिया जा रहा है, राइट? तो मैं पहली बार उनके हाथ से, बिकॉज वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत हमारी सोच के भी परे उनकी थिंकिंग चल रही है। आपको लगता है वो आपको कुछ दे रहे हैं और सस्ता दे देंगे? कोई भी अपना लॉस नहीं करेगा। लेकिन आईपीओस तो लक वाली बात है कि किसको मिला, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहा है या सब्सक्राइब्ड हो रहा है। Correct. तो सबको तो मिलना नहीं है, तो लक वाली बात है कि आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे चाहिए ही नहीं वो, मुझे अप्लाई ही नहीं करना। मतलब क्या पता मेरा लक हो और मिल गया फिर। तो मैं कोशिश करती हूँ वो आ जाए, जैसे जोमेटो में काफी अच्छी आपने रैली देखी होगी, आ जाए एक बार फील्ड में उतर जाए। नीचे बॉटम के लेवल पे अगर हमें फिर कोई अच्छा, आप यहाँ पे भी शैंडिलियर एग्जिट यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये पोजिशनल यूज करते हैं आप, ये इंडिकेटर? हाँ जी, उसमें फिर ऑटोमेटिक सेटिंग जो है शैंडिलियर की आप वही यूज करेंगे, तो वहां पे जब बाय सिग्नल आता है तो आई ट्राई कि अब मैं बाय करूं। तो आप शेयर्स में लॉन्ग टर्म में अभी तक मैक्सिमम कौन से शेयर में इन्वेस्टेड रहे हैं और कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहे हैं? मैक्सिमम वन ऑफ द मेरा फेवरेट शेयर रहा है क्रेस्ट वेंचर्स। अच्छा। हाँ, टेक्निकल बेसिस पे था, इसलिए फेवरेट है क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट्स की बैच थी और हम सब साथ में ट्रेडिंग करते थे। तो मतलब वहाँ पे हमने वो शेयर निकाला था और वो बहुत शॉर्ट टर्म में ही 100% रिटर्न दे गया था। अच्छा। आज कुछ शेयर्स हैं जो उससे ज़्यादा भी रिटर्न दे रहे हैं, बट उससे कनेक्ट फील हो गया। शेयर्स में मैं हमेशा सर स्टोरी निकालने की कोशिश करती हूँ। अच्छा। टेक्निकल के साथ साथ लोग फंडामेंटल खोजते हैं, मुझे स्टोरीज बहुत पसंद है। स्टोरी इन द सेंस मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल जब केलॉग्स है, केलॉग्स कोई शेयर नहीं, बट जब केलॉग्स इंडिया में आया तो केलॉग्स के फाउंडर को किसी ने कहा कि यार तुम क्या ये सूखा नाश्ता लेके आ रहे हो? आज जहाँ हमारे इंडियन घरों में माएँ पूरी सब्जी आलू के पराठों की खुशबू आती है, वहाँ तुम्हें लगता है केलॉग्स बिकिंग है? उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया कि मेरा टारगेट आज वो मदर्स है ही नहीं, बल्कि उसकी वो बच्ची है जो मुझे आज देख रही है, क्योंकि जब कल को वो माँ बनेगी तो वो वर्किंग वुमन बनेगी और वो मुझे खरीदेगी। अच्छा। जब को कल वो हॉस्टल जाएगा उनका बेटा तो वो मुझे जरूर खरीदेगा। और आज के लॉक्स की आपको पोजीशन पता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं स्टॉक्स में भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसे लॉन्ग टर्म विजन वाले हों। फॉर एग्जाम्पल, मतलब प्रैक्टिकल अगर अपन चले, रिसेंटली आपने केस देखा होगा रणवीर अलाहाबादिया का, सोशल मीडिया हैक। अच्छा। सुना होगा आपने, यूट्यूब हैक हो गया था उनका। लोगों का फोकस था अरे हैक हो गया। मतलब उस टाइम मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई कि यार सर आप बताओ आज सबसे ज्यादा क्या चल रहा है इंडिया में? ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया। इवन आप ट्रेडिंग में हो, एल्गो ट्रेडिंग आ गई है, किसी भी फील्ड में आप हो, सोशल मीडिया के थ्रू ही सारी, इवन आज के समय में तो पॉलिटिक्स, क्रिकेट, क्राइम, सिनेमा, सब कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है ना। एग्जैक्टली, सोशल मीडिया, टेक। रणवीर अलाहाबादिया का जब यूट्यूब हैक हुआ तो एवरीबडी वाज फोकसिंग कि अरे उनका हैक हो गया, अब रणवीर अलाहाबादिया क्या करेगा? अरे यार वो कर लेगा अपना, तुम ये फोकस करो ना। आज उसका हैक हुआ है, कितने सोशल मीडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको हैक करने वाले भी तो और तेजी से आगे बढ़ेंगे, वो भी तो पैदा होंगे। इंडिया में एक ऐसी कंपनी है, शेयर का शायद नाम लेना अलाउड नहीं होगा, जो बहुत तेजी से एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है। अच्छा। आज माइक्रोसॉफ्ट भी उनका क्लाइंट है और मात्र 18,000 कुछ करोड़ की वैल्यूएशन पे बैठी, मार्केट कैप। मतलब आपको मिड कैप में ही अच्छे नहीं, हम नाम ले सकते हैं ऐसी कंपनीज का। कौन सी कंपनी है ये? सोनाटा सॉफ्टवेयर। अच्छा, सोनाटा सॉफ्टवेयर। हाँ जी। अच्छा, तो ये एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर पर, तो ये अपने इंटरेस्ट वाली बात है हम कि हम किस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आईटी की कंपनी है। नॉट अबाउट सोनाटा, इट्स अबाउट कि आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यार रणवीर तो बहुत बड़ा ऑलरेडी जा चुका है, वो देख लेगा अपना, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम ये देखो कि आज जो उसके साथ हुआ है वो कल 10 और लोगों के साथ होगा, तब कौन उसका सॉल्यूशन निकालेगा? वो विजन किसके पास है? एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, तो मैं वो रैपिड फायर राउंड भी आपके साथ करना चाहूंगा और आपको इसका जवाब इंस्टेंट देना है, फिर हम एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, लेकिन जवाब इंस्टेंट होना चाहिए। तो पहला सवाल है, सेबी को आप मार्केट का पापा कहती हैं, ऐसा क्यों? सेबी को मार्केट के पापा बिकॉज वही चला रहे हैं, उनके हाथ में कि एक्सपायरी हटा देनी है, बढ़ा देनी है। आज उनको लगता है कि यार ये स्टॉक सही नहीं कर रहे हैं, मैनिपुलेशन है,
हाँ तो और ऊपर से मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हूँ, तो हमको तो सबसे ज़्यादा अपने क्रिएटर्स को वहीं से बचाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुबह सुबह सेबी के चेयरमैन उठे और उन्होंने बोला कि नहीं ये नया रूल लागू हो जाना है। उसके पीछे कंसल्टेशन पेपर आता है, कंसल्टेशन पेपर के थ्रू बहुत सारी बातें होती हैं, समझते हैं, फिर जाके कहीं ना कहीं कोई भी रूल्स या रेगुलेशंस आते हैं और उसके पहले पब्लिक को भी अपना ओपिनियन देने का मौका मिलता है। तो सेबी ऐसा बेसिकली मोर अबाउट क्रिएटर्स, बिकॉज हमें हर चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है एज एन एजेंसी कि हमारा क्रिएटर कोई भी ऐसी गलती ना करे जिससे हमारे पापा बुरा मानते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, पहला प्रॉफिट या पहला क्रश कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरा बैंक निफ्टी क्रश है, वही मेरा प्यार है। कॉलेज में सर होते हैं, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब हमारे कॉलेज में ना अलग अलग जगह जैमर्स लगे होते थे। मेरा ट्रेड चल रहा था तो मैं जमीन पे कहीं भी बैठ जाती थी कि यार वहाँ उस दूरी पे नेटवर्क नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है। तो मैं बैंक निफ्टी में ही मतलब उसका हर मूवमेंट में तो अभी भी बैंक निफ्टी ही क्रश है या और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना ही नहीं है अपने को। अच्छा, नेक्स्ट है गुड़गांव का ट्रैफिक या मार्केट क्रैश, ज्यादा इरिटेटिंग क्या है? गुड़गांव का ट्रैफिक। मार्केट क्रैश में तो मजा आता है। अच्छा, मजा आता है। हाँ जी। लेकिन जब आप पहचान पाए तो नहीं पहचान पाए तो फिर वो सजा भी तो बन सकती है। चलिए, FIs ज्यादा धोखेबाज हैं या जमाना? FIs धोखेबाज। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक तो मैंने देखा है कि आप ट्रेड करने से पहले मेकअप करती हैं, दूसरा मैंने देखा है लॉस करने के बाद भी मेकअप करती हैं। तो नहीं, मैं ट्रेड करने के पहले मेकअप नहीं करती। उस टाइम मैं जिम से आई हुई रहती हूँ तो बहुत गंदी हालत में रहती हूँ। लेकिन हाँ, कैमरे के सामने आती हूँ तो थोड़ा आई ट्राई टू बी सिस्टमैटिक। अच्छा, ठीक है। तो वापस आते हैं अब हम लोग इन्फ्लुएंसर्स की कहानी पर, कि कोई एक ऐसी स्टोरी बताइए जिसमें किसी इन्फ्लुएंसर के साथ आपने काम किया और उस इन्फ्लुएंसर ने ही आपको ही डिच कर दिया। नोएडा की जो इन्फ्लुएंसर में बात कर रही हूँ, उनके जैन में हमने उन्हें अपने इवेंट में बुलाया। उनके 150 फॉलोअर थे। अचानक से फिर उनका सोशल मीडिया और बाकी सारी चीज़ें, आज वो 1 मिलियन पे पहुंचे। खैर वी आर ऑल्सो मतलब वी वांट कि हम भी थोड़ा डिस्टेंस बना ले, बिकॉज हम उन्हीं क्रिएटर्स के साथ वर्क करने की कोशिश करते हैं जो एथिकल हो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो सही ब्रांड को प्रमोट करे। सी प्रॉफिट एंड लॉस से चलता रहता है। कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो प्रॉफिट में है, कुछ होते हैं जो नहीं है, बट आप अपनी ऑडियंस के सामने कितना लॉयल हो। सो ये जो नोएडा के क्रिएटर थे, अचानक से मतलब इनका पहले कुछ और बिजनेस था, उसमें शायद ज़्यादा मेहनत थी। फिर इनकी जब वायरलिटी बढ़ने लगी पहले ही वो चार्जिंग अराउंड 50,000, फिर 1 लाख पे आए, अभी 2 लाख पे आए। अब भूख ही नहीं रुक रही है। अच्छा, अब अगर कोई क्रिप्टो का ब्रांड प्रमोट करना बुरी बात नहीं है, बट यार खुद भी तो आना चाहिए। अभी ना उनका रिसेंटली एक लाइव आया, तो मे बी क्रिप्टो ब्रांड ने उनको पे किया होगा कि आप डेली हमारे लिए लाइव आओ। वहाँ लाइव चल रहा है, स्क्रीन शेयर होके वो प्लेटफॉर्म है, कॉल पे लगे हुए, हाँ भाई सब बढ़िया। अरे यार मतलब सो देयर आर लॉट ऑफ अनएथिकल थिंग्स। अगर कोई नया इन्फ्लुएंसर बन रहा है या इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, मतलब इन्फ्लुएंसर बन रहा है, सोशल मीडिया पर क्या चीजें दिखानी चाहिए और क्या चीजें नहीं दिखानी चाहिए, आपको क्या लगता है? सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो उसमें आप पहली चीज तो आपको लाइव ट्रेड दिखाना अलाउड नहीं है, तो उससे आप हमेशा बचे। अगर आपने ट्रेड ले लिया, एग्जिट हो गए, वो आप दिखा रहे हो उसमें क्वांटिटी ना दिखाए और प्रॉफिट का नंबर ना दिखाए, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है जो पब्लिक को गलत राह पे लेके जा सकती है। बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ऐसा इन्फ्लुएंस कर देती है कि नहीं यही सब कुछ है। उसके रिस्क को आप लेवल्स दिखा दे कि भाई मैंने ये माल 500 पे खरीदा था और 530 पे एग्जिट किया, ताकि सामने वाला चार्ट लगा के अपना लॉजिक समझ सके। पहली चीज। दूसरा, इमीडिएटली अगर अभी आए हैं, अगर आप 50,000 1 लाख पे हैं, तो ट्राई कि आप कम ब्रांड्स ले, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो भी इधर उधर डाइवर्ट ना हो और वो आप पे ट्रस्ट कर सके। तीसरा, प्रोडक्ट, कोर्सेज, एडवाइजरी कुछ भी लाने में दिक्कत नहीं है। एडवाइजरी अगर ला रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका CB रजिस्ट्रेशन हो। मैं खुद बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ कि मेरा CB आ जाए, बट
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अभी मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए उसके लिए, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। इवन कोर्सेज में भी मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्च कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप सीबी के अंडर आ जाओ तो लॉन्च करो, तो आप एक सेफर साइड भी हो जाओगे और आपकी और ज़्यादा लोग आप पे विश्वास कर पाएंगे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स लाइव बैठ के लाइव ट्रेडिंग करवाते हैं, ऐसे इलीगल है। तो आप ऐसे आप लोग लाइव बैठ के ट्रेड कराने में आप या तो सिर्फ सामने वाले को बता सकते हैं कि हाँ हमें इस स्टॉक में या इस पर्टिकुलर इंडेक्स में मूवमेंट अच्छी दिख रही है, बट खुद का ट्रेड दिखाना इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। आपने ले लिया निफ्टी का पुट 20 रुपए पे, अब आपका ऑडियंस तो बाद में देखेगी ना जब आपने एग्जीक्यूट कर दिया, तो आप तो मैनिपुलेट कर रहे हो ना, आप तो सामने वाले को दिखा रहे हो मैंने 20 रुपए पे लिया, जब वो ऑडियंस लेगी आपका पंप हो जाएगा ना वो कॉल या वो पुट, तो दैट इज इलीगल। चलिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत मज़ेदार बातें हो रही हैं, मज़ा भी आ रहा है। कुछ अच्छे इन्फ्लुएंसर्स होते होंगे जो अपने फॉलोअर्स के बारे में बहुत सारा सोचते होंगे, बताते होंगे, जानते होंगे और उनके भले के लिए बहुत सारा काम करते होंगे। इवन ब्रांड सिलेक्शन में भी उनके भले के लिए बात करते होंगे, नहीं ये ब्रांड मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरे फॉलोअर्स के लिए गलत चीज़ है और ये ब्रांड्स मैं कर सकता हूँ। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कैसे होते हैं, क्या ऐसी भी कुछ बताएंगे किसी इन्फ्लुएंसर के बारे में? इसमें इंदौर की ही एक इन्फ्लुएंसर है, रिसेंटली उन्होंने ट्रेडिंग से 11 करोड़ कमाए। ट्रेडिंग से 11 करोड़ पीएनएल देखा था आपने? हाँ जी। अच्छा, पब्लिक में भी शेयर्ड है। अच्छा हाँ, पब्लिक में भी शेयर्ड है। तो इस टाइप के भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं। एक हमारे क्लाइंट है, रिसेंटली उन्होंने 1.5 करोड़ से 5 CR का बिजनेस बनाया। अच्छा, अब ये सर मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये जेन्युइन ट्रेडर है, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सर ट्रेडिंग आप भी जानते हैं इट्स नॉट अबाउट कि हम हमेशा ही प्रॉफिट में रहेंगे। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हो सकता है हमारा प्रॉफिट में हो, करंट वाला लॉस में चल रहा है, हाँ हो सकता है करंट मंथ लॉस में चल रहा हो, या हो सकता है करंट के कुछ डेज लॉस में चल रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग तो एक रोलर कोस्टर गेम है ना। इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। हो सकता है मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, हो सकता है पहले साल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो हो सकता है इस साल मैं लॉस में हूँ। एंड ट्रेडिंग इज डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग में आप रोज शायद ग्रीन नहीं रह सकते, कोई ऐसा दिन आपका जब लॉस जाएगा, कोई ऐसा दिन जाएगा प्रॉफिट जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग को कहते हैं ये ट्रेडिंग इज नॉट अ डे और वीक बिजनेस, इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटेजीज। कि एक दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, सीक्वेंस ऑफ स्ट्रेटेजी। आज लॉस हुआ, कल लॉस हुआ, परसों लॉस हुआ, चौथे दिन हम फिर रिकवर किए, तो ये चलता रहेगा जीवन भर। तो ऐसा होता है। मेरे मेंटोर कहते थे इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट एवरी इन्फ्लुएंसर इज अ ट्रेडर, है ना, और ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमने मार्केट में बहुत सारे, जब एक टाइम था जब मुझे एक्चुअली ना एज अ ओनर ऑफ एजेंसी, शायद मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट मुझे इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी। अच्छा, मतलब मैं बाकी एजेंसीज को कहने लगी थी कि यार कैसे काम करते हो, ये तो सारे फ्रॉड होते हैं, बट एक्चुअली फिर मुझे कुछ ऐसे मिले जो जेन्युइन है, जिन्होंने करोड़ों के लाखों के प्रॉफिट्स कमाए हैं। और आप इनका कंटेंट अगर देखो, बहुत एक स्लाइट डिफरेंस है, शायद आज ऑडियंस को क्लियर हो जाए। जब एक कंटेंट क्रिएटर आपको SIP भी समझा रहा हो, ट्रेडिंग भी समझा रहा हो, इन्वेस्टिंग भी, ओवरऑल मार्केट का कोई टॉपिक ना हो जो उन्होंने नहीं छोड़ा, तो ही इज अ क्रिएटर, ही इज नॉट अ ट्रेडर। वो आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आप उससे उस बारे में पता कर रहे हैं। हाँ, बुरा नहीं है, अच्छी बात है कि आपको सारी चीजों वहीं एक सोर्स से मिल जाती है, बट एक स्लाइट डिफरेंस कि हम एक्चुअली ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो कौन से, लेकिन वहीं एक इन्फ्लुएंसर जो डेली अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स दे रहा हो, आपको उनके ऊपर स्ट्रैटेजीज बता रहा हो, सो ही इज अ ट्रेडर। बिकॉज अगर आप देखोगे एक ट्रेडर के पास इतना ज्यादा टाइम है ही नहीं कि वो एक एक टॉपिक रिसर्च करे कि अच्छा मार्केट में अभी ये वाला हैशटैग अच्छा चल रहा है, इस पे बना देते हैं, इस पे कंटेंट बना देते हैं। और हमने खुद भी, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं या फिर जो अगर अच्छे लगते हैं तो हम आगे क्रिएटर को देते हैं, बट इनकी तरफ से जब हमको ना सुनने में मिलता है ना, तो एक्चुअली एक सेटिस्फैक्शन लगती है कि यार ये जेन्युइन बंदा है, हाँ। इसको पता है कि यार मेरी ऑडियंस के लिए शायद ये चीज इतनी अच्छी ना हो, या मेरी ऑडियंस ऐसी नहीं है। और मंथ में 1-2 प्रमोशन है, ठीक है, बिकॉज ही इज ऑल्सो हियर टू अर्न, ऑब्वियसली, बट मंथ में अगर 10 प्रमोशन ही चल रहे हैं आपकी 30 रील में से, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि अभी मैं कल ही एक पॉडकास्ट शूट कर रहा था और उनके ऑलमोस्ट यूट्यूब पे 38 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरे को बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके। रीज़न बिहाइंड कि मैं फाइनेंशियल मार्केट का बंदा, ठीक है, उन्होंने कहा मुझे स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं आता है, इवन देन मैं ये शूट कर रहा हूँ, और धीरे धीरे
आप जैसे लोगों को जब बुला रहा हूँ तो धीरे धीरे आप ही लोगों से मैं सीख रहा हूँ। मीन्स ही इज नॉट क्लेमिंग, वो क्लेम नहीं कर रहे हैं कि मुझे सब कुछ आता है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। हाँ. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरी पब्लिक जो मुझे देखती है वो सीख जाए। जैसे आपने बोला कि मैं क्लेम नहीं करती हूँ कि मैं बहुत 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 बढ़िया बहुत बड़ी ट्रेडर हूँ या बहुत सारा पैसा कमा लिया, बट मैं करती हूँ ट्रेडिंग, पॉकेट मनी मैं अर्न करती हूँ, लेकिन ठीक है, ट्रेडिंग मेरा एक शौक है, मेरी एक हॉबी है और जस्ट एक साइड इनकम है, और मुझे इन क्रिएटर से, इस फाइनेंस की इंडस्ट्री से कनेक्टेड रखती है। इतने सारे क्रिएटर से आप बात करते हैं, सारे फाइनेंस वाले, धीरे धीरे आपको आइडिया लगना शुरू हो गया होगा ना कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स में। कुछ इसके बारे में भी थोड़ा बताइए जो आपका अपना पर्सनल व्यू हो। एक बहुत फेमस डायलॉग है, आपने सुना होगा कि इन्वेस्ट वहां करो जो समझ में आए। ठीक है, मुझे तो समझ ही स्टॉक मार्केट आता है, क्रिएटर्स भी मेरे उसी फील्ड के हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज के साथ हम टाई अप करते हैं वो भी उसी फील्ड के हैं। तो टेक में मुझे एक कंपनी ऐसी मिली, और मे बी अगर कोई और होगी तो मुझे शायद इन्फॉर्मेशन नहीं हो, लेकिन मैंने पूरी टीम को भी लगाया था कि यार एक बार प्लीज़ खोज लेना। एक कंपनी मुझे ऐसी मिली, आपको सर पता है हर दूसरे दिन एक नया ब्रोकर आ रहा है, राइट, इंडस्ट्री में। अब एल्गो ट्रेडिंग भी आ रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही है। स्टॉक मार्केट को जहाँ पे पहले एक टाइम तक हम पेपर पे शेयर खरीदते थे, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है। एक कौन सा आपको एलिमेंट लगता है जो वर्क करे इन सारी चीज़ों में? ऑब्वियसली जो बिहाइंड द सीन क्लियरेंस कर रहा है, जो बिहाइंड द सीन जैसे CDSL और NSDL जैसी कंपनीज जो क्लियर कर रही है। CDSL भी किस चीज़ पे निर्भर है? टेक ऑब्वियसली टेक पे तो निर्भर, IT तो एवरीवेयर ना। एक ब्रोकर में ग्लिच आ जाता है, सामने ट्रेडर का हालत खराब। अभी रिसेंटली एक बड़े ब्रोकर में ग्लिच आया था और बड़ी हालत खराब हुई थी, अभी 10 दिन भी नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो टेक में तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन मुझे एक ये ऐसी कंपनी मिली, मेरे पोर्टफोलियो में भी है वो शेयर, तो पहले ही मैं बता दूं ये चीज, क्योंकि मुझे पसंद आई तो मैंने खरीद लिया था। एंड इट्स नॉट एनी रिकमेंडेशन, आपने पूछा तो जस्ट टेलिंग कि ये एक ऐसी टेक कंपनी है जो सारे ब्रोकर्स, अब चाहे इंडियन मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो, चाहे फॉरेक्स हो, तो लड़ते रहो आपस में, क्रिप्टो वर्सेस इंडियन मार्केट करते रहो। ये तो यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। अच्छा, कितने भी ब्रोकर आ जाए आपस में कंपटीशन है, ये तो इनको भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं, अपनी टेक सॉल्यूशंस ही तो दे रहे हैं ना। तो इसलिए मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आई। अच्छा, इस कंपनी का नाम क्या है? मेरे पोर्टफोलियो में है, मैं पहले ही बता दूं, मैंने 600 पे खरीदा था, अभी 800 के आसपास चल रहा है। 63 मून्स। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब सेक्टर की बात करते हैं, यानी कि आपको IT सेक्टर सबसे ज्यादा पसंद है? नो, एक्चुअली नॉट IT सेक्टर, बट IT में मुझे कंपटीशन ज्यादा लगा, लेकिन उसमें एक ही यूनिकनेस देखी कि यार यहाँ पे इनकी मोनोपोली चल रही है, और हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, तो वी नो कि कितना आपस में कंपटीशन है। अभी क्रिप्टो का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसा ज़माना आ रहा है जहाँ पे चॉइस है कि हाँ इंडियन मार्केट में जाए या क्रिप्टो में जाए। तो मुझे ये ऐसा खिलाड़ी लगा जो ऊपर से बैठ के सबको देख रहा है और सबको सर्विसेज दे रहा है कि भाई तुम आपस में लड़ते रहो, मैं सबको माल बेचूंगा। एक बड़ी मजेदार बात आ गई, और ये ऑडियंस के मन में सवाल भी मैं पूछूंगा, और आप उसको उस कंपनी का नाम ढूंढ के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जो कंपनी बेसिकली कार की स्टीयरिंग बनाती है। हाँ। तो स्टीयरिंग बनाना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मजेदार बात क्या है, इंडिया में जितनी भी कार्स बनती हैं सबका वही बना रही है, स्टीयरिंग बनाने वाली सिर्फ एक ही कंपनी। करेक्ट। इवन सर ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो पार्ट्स, जहाँ पे अभी इंडस्ट्री भी इतना ज्यादा हाई चल रहा है, ये 7 से 14 की रेंज में। ऑटो पार्ट्स का 7 है और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग का 14 पी है। तो ये एक इंडस्ट्री ऐसी है। और साथ में जो मैंने आपको पहले बताया, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बाय लुकिंग एट द क्रेज ऑफ सोशल मीडिया, एल्गो ट्रेडिंग भी इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चोर चकारे भी इसमें आएंगे कि हैक कर ले। तो इसलिए एक वो भी सेक्टर है जो मुझे लगता है कि कवर नहीं किया गया है, तो इसीलिए दैट इज माय पर्सनल फेवरेट। तो कभी कोई ऐसा भी टकराया है आपसे इन्फ्लुएंसर जो कि आपको, जैसे एक तो हो गया कंपनी प्रमोट करना, है ना, दूसरा हो गया मैंने सुना है और मैं जानता भी हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास भी आते हैं कि शेयर्स को प्रमोट करना है कि मेरा ये पर्टिकुलर शेयर है और इसको आपको प्रमोट करना है। ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? आप बहुत मल्टीपल किस्सा सुनाती हूँ। मतलब एजेंसी तो हमने अब फॉर्म की, इससे पहले हो गए होंगे आई गेस
3-4 साल हो गए होंगे। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि इस तरीके से मार्केट में एजेंसीज होती हैं जो क्रिएटर्स को मैनेज करती है, बिकॉज इससे पहले मैं सोशल मीडिया नॉर्मली मैनेज करती थी। नॉर्मल एक बंदा जो हमारा वीडियो देख रहा है, हाँ, अब ये उसके लिए कहानी है। हाँ, करेक्ट, आम आदमी के लिए। उस टाइम मेरे को भी इतना ज्यादा इनसाइड नहीं पता था कि भाई ऐसे चलती है इंडस्ट्री। और मैं होता है सर, आप भी 10 इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे और अचानक से एक ही स्टॉक, मतलब मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ यार, हर दूसरी रील उसी स्टॉक के बारे में। अच्छा, सेम स्टॉक। हाँ, मैंने बोला शायद सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे मेंटोर ने सिखाया था हमेशा से कि आप पहले खुद रिसर्च कर लो। भले ही सामने वाला बोल रहा है गलत नहीं है, बट खुद देख लो फिर इन्वेस्ट कर लेना। प्रमोटर शेयर बेचे जा रहे हैं, कंपनी लॉस में है। मैंने बोला यार किस बेसिस पे ये रिकमेंड कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे बैठा है। और आपने ये बात सोशल मीडिया पे बोली? मैंने देखी, मैंने बोला कि उस टाइम मेरी कुछ रील्स थी, 3000 कुछ फॉलोअर्स थे। आई जस्ट मेड अ वीडियो फॉर अवेयरनेस कि यार देखो, मुझे नहीं पता इसके पैसे लिए गए नहीं लिए गए, क्योंकि उस टाइम मुझे यही नहीं पता था एजेंसी भी होती है। और लेकिन ऐसा है इसमें, मतलब प्रमोटर बेच रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे, लॉस में है। अगर मुझसे कुछ छूट रहा है, ऐसी कोई अनोखी चीज जो स्टॉक में है, तो आई डोंट नो, बट मुझे, मेरे नजरिए से ये स्टॉक इट्स नॉट गुड फॉर बाइंग। वो रील मैंने अपलोड की, अचानक से वो वायरल होना शुरू। अच्छा। हाँ, अब तो मैंने हटा दी बिकॉज मुझे लगा कि शायद कुछ गलत हो गया है मुझसे। अच्छा। हाँ। तो वो रील मतलब कुछ ही घंटों में 3 लाख व्यूज, उसके बाद वो बढ़ती जा रही, लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आने लगे। और उसके बाद वो मेरी रील गई, फिर 2-3 और ऐसी रील्स आई कि हाँ ये देखो, ये सारे क्रिएटर्स प्रमोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और सेबी का फिर नोटिस आया उस एजेंसी के ऊपर, और अच्छा खासा फाइन देना पड़ा। अच्छा, कंपनी को। लेकिन आपने गलत तो नहीं किया था, आप तो सही किए थे उस टाइम। सर मैं बहुत कच्ची खिलाड़ी थी, मुझे पता नहीं था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। अचानक से वो जो एजेंसी थी जिस पे नोटिस आया, दे वर गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और मुझे नहीं पता था कि अच्छा इन्होंने प्रमोट किया। हाँ, और मुझे उनका वर्क भी नहीं समझ आता था। मेरे लिए वो बस एक सोशल मीडिया हैंडलर थे कि अच्छा ये सोशल मीडिया मैनेज करते हैं। उसके बाद मुझे एक्चुअली पता चला अच्छा आपका ये काम है। तो अब वो बैड फ्रेंड हो गए होंगे। हाँ। चलिए, हाउएवर, तो आप इन बातों से सावधान रहें। एक ही स्टॉक, एक ही पर्टिकुलर कंपनी की कभी कभी रील्स में दिखाई दे रही है और कंटिन्यूसली सारे इन्फ्लुएंसर सेम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहने की तो ज़रूरत है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर की हैं तनीषा गर्ग के साथ, और बातें बड़ी मज़ेदार हुई। एक तो बात हुई स्टॉक मार्केट की, दूसरी बात हुई इनसाइडर बात, इन द सेंस कि भाई एक इन्फ्लुएंसर का बिहाइंड द सीन जीवन कैसा होता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको बड़ी मज़ेदार लगी हुई। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि ये वाला पॉडकास्ट आपको लगा कैसा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तनीषा का चैनल भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इनके चैनल पर भी इनको जाके आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाउएवर, बात करते हैं हम लोग कि आगे आने वाली वीडियोस आपको पॉडकास्ट के फॉर्मेट में ऐसे ही मिलती रहेंगी। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।